फिर से एक बार हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश का ब्लॉक 2 यूनिट 5। इसमें जो पहला है वो है रिदम। रिदम मीन्स होता है लय। सबको सॉन्ग सुनने पसंद होते हैं। सॉन्ग सुनने पसंद क्यों होते हैं? क्योंकि वो एक लय में चलता है। ठीक है, उसमें एक प्लीजेंट हमें क्या आराम मिलता है। आराम क्यों मिलता है? क्योंकि उसमें अप डाउन्स होते हैं। वर्ड्स को कहीं खींचा जाता है, कहीं पे आराम से बोला जाता है, कहीं पर उस पर जोर दिया जाता है, कहीं पे जोर नहीं दिया जाता है। ठीक है, वैसे ही लिटरेचर में भी इंग्लिश लैंग्वेज में या कोई भी लैंग्वेज में क्या होता है कि हम किसी वर्ड पर ज़्यादा जोर देते हैं, किसी पर कम जोर देते हैं, या फिर वर्ड के किसी एक पार्ट पर ज़्यादा जोर देते हैं और दूसरे पार्ट पर कम जोर देते हैं। ठीक है, तो जो रेगुलर रिपीटिशन होता है किसका? साउंड्स का। ठीक है, जैसे मान लो कि अभी मैंने अ बोला, फिर थोड़ा सा कोई दूसरा साउंड बोल दिया, फिर अ बोला, तो जो साउंड्स का रेगुलर रिपीटेशंस होता है उसे हम बोलते हैं रिदम। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? रिदम। समझ में आ गया? जैसे मान लो आप ढोलक बजा रहे हो, ढोलक बजाने में या फिर कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उसे बजाने में हम क्या करते हैं? एक साउंड को बार बार रिपीट करते हैं, कुछ टाइम बाद उसे रिपीट करते हैं। जब उसे रिपीट करते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये कौन सी रिदम में या कौन सी लय में चल रहा है, जिससे कि सिंगर्स को आसान होता है उस पर गाना गाना। ठीक है, तो वो होती है रिदम। तो इसको और डीपली समझते हैं। इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है स्ट्रेट सिलेबल्स, एक होता है अनस्ट्रेट सिलेबल्स। स्ट्रेट सिलेबल्स और अनस्ट्रेट सिलेबल्स को हम समझते हैं एग्जाम्पल से। मतलब इसमें क्या होता है कि एक वर्ड है, उसके जिस हिस्से को या जिस पार्ट को हम जोर से बोलते हैं, एक फोर्स के साथ बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं स्ट्रेट सिलेबल्स, और जिस हिस्से को हम आराम से बोलते हैं उसे बोलते हैं अनस्ट्रेट सिलेबल्स। ठीक है, इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अ स्ट्रेट सिलेबल इज द पार्ट ऑफ अ वर्ड दैट यू से विद ग्रेटर इम्फेसिस, मतलब फोर्स देन द अदर सिलेबल। मतलब कि वर्ड का ऐसा पार्ट जिसको आप जोर से ग्रेट इम्फेसिस से बोल रहे हो दूसरे सिलेबल के कंपैरिजन में। इसमें क्या होता है कि हम इसे लॉन्गर बोलते हैं, खींच के बोलते हैं, लाउडर मीन्स तेज बोलते हैं, और हाइजर मीन्स ऊंची आवाज़ में बोलते हैं। ध्यान रखना, लाउडर, लॉन्गर एंड हाइजर। जैसे मान लो कि कोई भी एक वर्ड लेते हैं हम, जैसे हमने वर्ड ले लिया सिटी, हमने वर्ड किया यह सिटी, तो जो सी बोला है हमने आराम से बोला है, टी को हमने खींचा है, सिटी सिटी। तो जो टी है उस पर हम क्या कर रहे हैं? इम्फेसिस फोर्स, उसमें फोर्स दे रहे हैं। तो टी यहाँ पे क्या है? स्ट्रेट्स लेवल है। क्यों है? क्योंकि ये एक वर्ड का हिस्सा है जिस पर हम क्या कर रहे हैं? ज़्यादा फोर्स देकर बोल रहे हैं। ठीक है, वैसे ही राइट, राइट जो रा है उसको हमने क्या किया? थोड़ा सा जोर देके खींचा है, तो रा यहाँ पे क्या हुआ? स्ट्रेट्स लेवल है। और जो इट है, राइट में जो इट है उस पर हमने क्या किया? जोर कम दिया, उसे हम बोलते हैं अनस्ट्रेट्स लेवल। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। नीचे एग्जाम्पल, अनस्ट्रेट्स लेवल क्या होता है? एन अनस्ट्रेट्स लेवल इज अ पार्ट ऑफ अ वर्ड दैट यू से विद लेस एम्फेसिस। स्ट्रेट्स लेवल्स का उल्टा है अनस्ट्रेट्स लेवल्स। तो उसमें क्या होता है कि वर्ड के जो पार्ट जिस पे हम कम फोर्स देते हैं, जिस पे हम लेस एम्फेसिस मतलब फोर्स कम देते हैं दूसरे लेवल के कंपैरिजन में, उसे हम बोलते हैं अनस्ट्रेट्स लेवल्स। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा है। तो इसमें क्या क्या होता है? ये शॉर्टर होता है, कम टाइम में बोला जाता है। क्वाइटर होता है, मतलब इसमें थोड़ी सी शांति होती है। तीसरा लोअर होता है, धीमी आवाज़ में बोला जाता है। ठीक है, इसके एग्जांपल देखते हैं हम। एप्पल, एप्पल मीन्स होता है सेब, सबको पता है। एप्पल, जो ए हम बोल रहे हैं उसको खींच के बोल रहे हैं, लाउडर बोल रहे हैं, और हाइजर बोल रहे हैं, ऊंची आवाज़ में बोल रहे हैं एप्पल। ठीक है, लेकिन जो पल है उसको हम आराम से बोल रहे हैं, क्वाइटर में बोल रहे हैं और लोअर में बोल रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि एप्पल में जो ए है वो स्ट्रेट्स लेवल्स है, और जो पल है वो कौन सा है? अनस्ट्रेट्स लेवल्स है। आई थिंक आपको समझ में आ गया है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं अ चेंज ऑफ एयर वुड डू यू गुड। अ चेंज ऑफ एयर वुड डू यू गुड। अब इसमें क्या है? हम किसी वर्ड को खींच के बोल रहे हैं, किसी को आराम से बोल रहे हैं, किसी को खींच के बोल रहे हैं, किसी को आराम से बोल रहे हैं। जिसको खींच के बोल रहे हैं कौन सा है? स्ट्रेट्स लेवल्स है, और जिसको आराम से बोल रहे हैं वो कौन सा है? अनस्ट्रेट्स लेवल्स है। तो यहाँ पे अ कैसे बोला हमने? आराम से बोला, तो अ क्या यहाँ पे? अनस्ट्रेट है। चेंज, फिर मैंने क्या बोला? चेंज। चेंज में क्या हुआ? जो चेंज है उसको हमने कैसे बोला? खींच के बोला, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? स्ट्रेस्ड हो जाएगा। ठीक है, फिर ऑफ, आराम से बोला। एयर, खींच के बोला। वुड, आराम से बोला। डू, खींच के बोला। यू, आराम से बोला। गुड, खींच के बोला। तो इसकी जो पैटर्न है वो कैसे है? यू आई यू आई यू आई यू आई। जो इसकी लय है वो कैसे है? यू आई यू आई यू आई यू आई। मतलब एक अनस्ट्रेट के बाद स्ट्रेट आ रहा है, फिर एक अनस्ट्रेट के बाद स्ट्रेट आ रहा है, फिर एक अनस्ट्रेट के बाद स्ट्रेट आ रहा है। मतलब एक के बाद एक अनस्ट्रेट और स्ट्रेट चलते चले जा रहे हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, इस पैटर्न को एक नाम दिया जाता है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, इसको डिस्कस करूँगा।
तो अब यहाँ पे आते हैं मीटर क्या होता है। इससे मैट्रिक पैटर्न बोला था हमने, जो ये दर्शाया मैट्रिक पैटर्न होता है। अब देखते हैं मीटर क्या होता है। द रेगुलरिटी ऑफ द रिदम, ठीक है, मतलब जो रिदम की रेगुलरिटी है, मतलब कितने के बाद कौन सा रिदम आ रहा है, उससे हम बोलते हैं मीटर, ठीक है। जैसे मान लो कि पहले स्ट्रेस्ड आया, फिर उसके बाद अनस्ट्रेस्ड आया, फिर कौन सा आ रहा है, फिर उसके बाद कौन सा आ रहा है, उसका मीटर होता है। वो पता करता है कि इसमें रेगुलरिटी क्या है रिदम की, ठीक है, और कितने बार रिदम इसमें यूज़ हो रहा है, कितनी बीट्स यूज़ हो रही हैं, आगे समझेंगे इसमें। मीटर में जैसे हमने एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर दूसरा लिखा है हाउ मेनी टाइम्स इन वन लाइन आर देयर अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड लेवल्स। मैंने बताया आपको कि लाइन में कितने बार स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड लेवल्स आए हैं, वो मीटर हमें बताता है। जैसे यहाँ पे आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ठीक है, जहाँ पे मैंने एस लिखा है उसको हम खींच के बोले आई वंडर्ड, वांडर्ड, वाह खींचा है तो एस स्ट्रेस्ड है, ठीक है, डर्ड आराम से बोला है तो वो अनस्ट्रेस्ड है। लॉनली, लॉन को हमने खींचा है तो लॉन क्या है, स्ट्रेस्ड है, और ली आराम से बोला है। एज खींच के बोला है, क्लाउड, क्लाउड में क्ला उसको खींच के बोला है तो वो स्ट्रेस्ड है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। वन अनस्ट्रेस्ड एंड वन स्ट्रेस्ड लेवल्स एंड दिस मीटर इज नाउन एज आयम्बिक मीटर। जो आपको बताने वाला था कि जब एक स्ट्रेस्ड और उसके बाद अनस्ट्रेस्ड आए, या अनस्ट्रेस्ड के बाद स्ट्रेस्ड आए, फिर अनस्ट्रेट आए, फिर स्ट्रेट आए, मतलब एक के बाद एक करके ऐसे चलता जाए, उस पैटर्न को हम बोलते हैं आयम्बिक मीटर। आई थिंक आपको क्लियर हो चुका है रिदम क्या होता है, और इसमें स्ट्रेट्स लेवल्स क्या होते हैं, अनस्ट्रेट्स लेवल्स क्या होते हैं, और आयम्बिक मीटर क्या होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं राइम पे। रिदम होगी, अब आते हैं राइम पे। राइम का मोस्टली यूज़ किया जाता है पोइम में। राइम होती क्या उसको समझते हैं। राइम इज़ द रिपीटेशन ऑफ आइडेंटिकल साउंड एट द एंड ऑफ लाइन। मतलब कोई लाइन है, उसके पीछे जो वर्ड होता है उसका जो साउंड है, जैसे मान लो कि फर्स्ट लाइन में साउंड एक जैसे आया डियर का, फिर सेकंड लाइन में उसी से मिलता हुआ आइडेंटिकल साउंड आ रहा है, उसी के जैसा साउंड आ रहा है, जैसे बियर का आ गया, तो जो डियर और बियर है इनका साउंड कैसा है, कहीं ना कहीं सिमिलियर है, ठीक है। जब सिमिलियर एक जैसा है तो वो क्या हो जाएगी, राइम हो जाएगी। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा है। मतलब मोस्टली पोएम्स में आप देखते हो, कोई गाना होता है उसमें क्या करता है, जो लिखने वाला होता है या सिंगर होता है, जो लास्ट का वर्ड होता है उसको सेम रखता है, जिससे कि एक प्लीजेंट वे में उसको गा सके या अच्छे से उसको सुना सके, ठीक है। तो उससे लोगों को मन मोहित भी होता है। एक ऐसा गाना आप इमेजिन करो जिसमें राइम नहीं है, जिसमें वर्ड्स लास्ट वाले नहीं मिल रहे हैं, तो वो गाना आपको लगेगा ही नहीं, बोलेगा कोई कहानी है उठा के बोले जा रहा है, ठीक है। तो राइम का होना बहुत ज़रूरी है एक लैंग्वेज को अच्छा बनाने के लिए। अब इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। राइम शायद आप समझ चुके होंगे। ऐसे नर्सरी राइम होती है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आर वंडर व्हाट यू आर अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। और आपने देखा कि लास्ट जो वर्ड है वो स्टार है, आर है, हाई है और स्काई है। स्टार आर सिमिलर साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये क्या है, राइम है। हाई स्काई सिमिलर साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये क्या है, राइम है, ठीक है, सेम साउंड है दोनों में। अब इसका एक आता है राइम स्कीम। राइम आई थिंक आप समझ में आ गया। अब राइम स्कीम समझते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि इस पोएम में कौन सी राइम स्कीम है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, ठीक है। तो देखो, जैसे स्टार है, स्टार को हमने ए दे दिया। अब जहाँ पे स्टार जैसा साउंड आएगा पोएम में, उस वहाँ पे आप ए लिखते जाओ। तो आपने देखा स्टार के बाद क्या आया आपका, आर आया, तो आर को ए दे दिया। हाई स्टार जैसा नहीं है तो हमने उसे बी दे दिया। स्काई हाई जैसा है तो हमने स्काई को बी दे दिया। तो यहाँ पे हो गया ए बी बी। ये क्या है, राइम स्कीम है। मान लो कोई और वर्ड होता, कोई और लाइन होती, वहाँ पे अगर वो दोनों इन दोनों से नहीं मिल रहे होते तो सी कर देते। अगर ए से मिल रहा था तो ए आ जाता, बी से मिल रहा होता तो बी आ जाता। इस हिसाब से हम पता करते हैं कि राइम स्कीम क्या होती है किसी भी पोएम की, ठीक है। आई थिंक आपको राइम और राइम स्कीम समझ में आ गई होगी। अब आते हैं एलिट्रेशन पे, ठीक है। अब किस पे आते हैं, एलिट्रेशन पे, जिसे हम बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। क्या बोलते हैं, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। द यूज ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स दैट आर क्लोज टुगेदर। मतलब कोई जो वर्ड की बिगिनिंग है, जो पहला लेटर है, अगर वो सेम है, ठीक है, उसका जो साउंड है वो सेम है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एलिस्ट्रेशन बोलते हैं। जैसे मान लो कोई भी एक सेंटेंस है, उसमें क्या है कि बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन जो उन वर्ड्स का पहला लेटर है, कुछ का हो सकता है एक, जैसे 3 वर्ड हो गए, 4 वर्ड हो गए, 5 वर्ड हो गए, तो उनका जो पहला लेटर है कैसा है, समान है।
तो उससे हम क्या बोलेंगे, एलिट्रेशन बोलेंगे, मतलब अनुप्रास अलंकार बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल हिंदी में होता है, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। तो हर एक वर्ड का, शब्द का आगे वाला अक्षर क्या है, चा से स्टार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, ही बिल्ट अ बिग बोट। तो बिल्ट, बिग और बोट में जो पहला कंसोनेंट है वो क्या है, बी है। तो यहाँ पे कौन सा होगा, अलिट्रेशन होगा। आई थिंक आपको क्लियर हो चुका है, इसमें कोई ज़्यादा। जैसे एक और है, खड़क सींग के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सींग। ऐसे एक मूवी में बोलता है, आई थिंक फना मूवी है। तो वहाँ पे भी क्या है कि खा 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 वर्ड का रिपीटेशन हो रहा है, तो वहाँ जो साउंड है वो कैसा है, बिगनिंग वाला साउंड समान है, इसलिए हम उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रेशन बोलेंगे। अब आते हैं एजोनेंस पे। ठीक है, इसे भी एक ये अलंकार है जिसे हम बोलते हैं स्वर साम्य अलंकार। यहाँ पे स्वर वर्ड का यूज़ हुआ है, इसे हम वॉबल राइम भी बोल सकते हैं। ठीक है, वॉबल राइम भी बोल सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो वॉबल साउंड है उसका रिपीटेशन होता है किसके बीच में, कॉन्सोनेंट के बीच में। ठीक है, मतलब एक वर्ड जिसमें वॉवल साउंड है उसका रिपीटेशन होता है, लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन नहीं होता। ठीक है, किसका रिपीटेशन होता है, वॉवल साउंड का होता है, कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं क्या, वॉवल राइम या फिर एजोनेंस। जैसे एग्जांपल कोल्ड बोल्ड। ठीक है, तो कोल्ड और बोल्ड में जो ओ आ रहा है बीच में उसका क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। वेट सेट, जो ई है उसका क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। स्नैक पैक, स्नैक और पैक में जो एक आ रहा है बीच में उसका रिपीटेशन हो रहा है। देयर नहीं, थ्री ट्रीज, जो ईज आ रहा है उसका क्या और रिपीटेशन हो रहा है। तो ये कौन सा एजोनेंस है। जैसे एक एग्जांपल और यहाँ पे क्वेश्चन है, सी सीम्स टू बीम रेज ऑफ सनशाइन विद हर आइज ऑफ ग्रीन। आप समझ सकते हो इसमें कौन से वर्ड क्या कर रहे हैं, कौन से वर्ड एजोनेंस फॉर्म में है। तो आपको पता है सीम्स, बीम और ग्रीन, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वॉबल्स है उनका रिपीटेशन हो रहा है। दोनों में डबल ई है, इसमें भी डबल ई है, इसमें भी डबल ई है। आई थिंक आपको एजोनेंस समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट है ओनोमेटोपोई पोइया, इतना हार्ड थोड़ा सा वर्ड है, ओनोमेटोपोइया। तो इसको समझते ये क्या होता है, वर्ड्स दैट साउंड द सेम एज दे मेक नॉइज आर कॉल्ड ओनोमेटोपोइया। ठीक है, मतलब कि जो वर्ड, जो उनका नाम है, ठीक है, और जो नाम है उससे जो चीज़ दर्शाई जाती है वो वैसा साउंड भी करती है, मतलब उसके साउंड के हिसाब से हमने क्या किया, उसको नाम दिया, तो उसे हम बोलते हैं ओनोमेटोपोइया। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कुक्कू, कोयल, कोयल को हम कुक्कू बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कोयल की आवाज़ तो कैसे करती है, कू 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 कू, उसका ही साउंड होता है। तो कुक्कू हमने उसका क्यों नाम दिया, क्योंकि उसकी जो साउंड है, जो वो बोलती है, वो कुक्कू टाइप का ही बोलती है। तो हमने क्या किया कि उसके साउंड से हमने उसको नाम दे दिया। तो ऐसे जो वर्ड होते हैं, ठीक है, जो उनका नाम होता है उसी टाइप के साउंड करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं ओनोमेटोपोइया। जैसे मान लो कि जो शेर होता है वो कैसे करता है, वो मतलब थोड़ा वैसे करता है, रॉर टाइप का साउंड निकालता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी आवाज़ को रॉर बोलते हैं, मतलब दहाड़ना बोलते हैं। तो वहाँ पे हमने कौन सा यूज़ किया है, ओनोमेटोपोइया यूज़ किया है। ठीक है, तो ये हमारा था यूनिट 5, जिसमें हमने कुछ टर्म्स को डिस्कस किया है। इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, पोएम दी जाएगी, उसमें पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच या फिर पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है, तो आपको बताना है। अब जो यूनिट 6 है उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं, जिसमें फिगर ऑफ स्पीच को हम अलंकार को ज़्यादा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला है, समझते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच होती क्या है। आज ना मेरा मूड कर रहा है मेकअप करने का। ठीक है, और मैं ना एक ब्यूटी पार्लर के पास जा रहा हूँ, उससे बोलूँगा भाई थोड़ा अपना ब्यूटी पार्लर मुझे दे दे, क्योंकि मुझे मेकअप करना है। भाई किसका मेकअप करेगा, लड़कियों का मेकअप किया जाता है, लड़कियाँ तो उससे मेकअप क्यों कराएंगी। मुझे लड़कियों का मेकअप नहीं करना, मुझे अपनी भाषा का मेकअप करना है। हाँ जी, आपने सही सुना, मुझे किसका मेकअप करना है, लैंग्वेज का मेकअप करना है, जो मैं बोल रहा हूँ उसका मेकअप करना है, अपनी इंग्लिश को सजाना है। कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल है, वर्ड्स के द्वारा पॉसिबल है। तो हम देखते हैं कि हम इंग्लिश को या किसी लैंग्वेज को कैसे मेकअप कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी भाषा का आभूषण पहना के या उसको अच्छा दर्शाने के लिए जिन वर्ड्स का यूज़ होता है उन्हें हम बोलते हैं अलंकार। इसको और अच्छे से समझते हैं। फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है, वर्ड्स और फ्रेसेस दैट मेक्स आवर लैंग्वेज ब्यूटीफुल, मतलब ऐसे वर्ड्स या ऐसे फ्रेसेस जो हमारी लैंग्वेज को क्या करते हैं, ब्यूटीफुल करते हैं, सुंदर बनाते हैं, इफेक्टिव बनाते हैं, इंप्रेसिव बनाते हैं, उन्हें फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो कुछ टाइप से फिगर ऑफ स्पीच के उनको देखते हैं। पहला है शिमले। ठीक है, शिमले मीन्स होता है उपमा अलंकार, हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे उपमा अलंकार बोलते हैं। कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट थिंग्स, जब हम किसी दो चीज़ों का, दो से अधिक चीज़ों को बीच में कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कौन सा होता है, शिमले
फिगर ऑफ स्पीच आती है। इसकी पहचान होती है, इसमें एज आएगा नहीं तो लाइक आएगा, ठीक है। एज या लाइक का यूज़ होता है। जैसे मान लो मैंने बोला इट वाज एज बिग एज एन एलिफेंट, वह इतना बड़ा था जितना कि हाथी। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक किसी चीज़ की एलिफेंट से कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एज आया तो ये कौन सा है, सिमले है। ध्यान रखना, सिमले में क्या करते हैं हम, कंपैरिजन करते हैं किसी चीज़ की दूसरी चीज़ से। दूसरा है सी इज़ एज कोल्ड एज आइस, मतलब वो इतनी ठंडी है जैसे कि बर्फ़। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सी मतलब कोई एक फीमेल है, उसकी हम कंपैरिजन कर रहे हैं किससे, बर्फ़ से। तीसरा ही इज़ एज गुड एज गोल्ड, वह इतना अच्छा है जितना कि सोना, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सोने की कंपैरिजन कर रहे हैं किससे, ही से। अगला है राम इज़ एज ब्रेव एज अ लायन, राम बहादुर है जैसे कि शेर। तो हम शेर और राम की कंपैरिजन कर रहे हैं। अगला है रोहन स्विम लाइक अ फिश। अब यहाँ पे लाइक वर्ड यूज़ किया, मैंने क्या बोला, एज आएगा या लाइक आएगा, वो क्या होगा, सिमले होगा। यहाँ पे लाइक आया है, मतलब रोहन जो है वो फिश की तरह स्विम करता है, तैरता है। तो हमने क्या किया, रोहन की कंपैरिजन की किससे, फिश से। सिक्स्थ है गीता स्लीप्स लाइक अ डॉग, गीता है वो कुत्ते की तरह सोती है, मतलब हम कंपेयर कर रहे हैं, कुत्ता नहीं है वो, कुत्ते की तरह सोती है, मतलब उसकी नींद है वो कुत्ते की तरह तुरंत खुल जाती है, ठीक है। तो ये एग्जांपल थे सिमले के। तो आपने देखा कि सिमले क्या होता है, जहाँ पर एज या लाइक का लाइक आता है और इसका कंपैरिजन होता है किन्हीं दो चीज़ों में या ज़्यादा चीज़ों में, डिफरेंट बिटवीन डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। दूसरा इसका टाइप है वो है मेटाफोर। मेटाफोर मीन्स होता है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है कि हमने किसी चीज़ को दूसरा रूप दे दिया। रूपक से आप समझ रहे हैं, रूपक जिसको कोई चीज़ है उसको हमने क्या किया, उसको उस चीज़ से हटा के कोई दूसरी चीज़ बता दी, ठीक है। ये शिमले की जैसा ही है, इसमें हम कंपैरिजन करते हैं। शिमले में क्या था कि हम उसको बताते थे कि वो उस चीज़ जैसी है, लेकिन इसमें क्या बोलते हैं कि वो वही चीज़ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब उसमें ये नहीं कि जैसे हो, उसमें क्या है कि वो वही चीज़ है। एग्जाम्पल लेते, मैंने बोला कि तुम कुत्ते जैसे हो, तुम्हारी जो आदतें हैं वो कुत्ते जैसी हैं, तुम कुत्ते जैसे हो। तो मैंने क्या बोला, तुम कुत्ते जैसे हो, कुत्ते नहीं हो लेकिन कुत्ते के जैसे हो। मैं बोल रहा हूँ तुम कुत्ता हो, तो उसमें क्या किया, मैंने बता दिया कि तुम कुत्ता ही हो, जो कुत्ता जानवर है वही हो तुम, अब उसके जैसे नहीं हो। तो यहाँ पे ये जो तुम कुत्ता हो वो क्या है, मेटाफोर है, और जो तुम कुत्ते जैसे हो वो क्या था, सिमले था। आई थिंक आपको ऐसे क्लियर हो चुका होगा, लेकिन चलो पढ़ लेते हैं आगे। और अ मेटाफोर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक और एस, मतलब दो चीज़ों के बीच में कंपेयर करना, तुलना करना, लाइक और एस का यूज़ ना करके उसे हम बोलते हैं मेटाफोर, ठीक है। इसमें पहचान मोस्टली यही होती है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होती हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, बीइंग, ये सब क्या होती हैं, इसमें आती हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, ही सी इज़ अ पीकॉक, हमने क्या बोला, वह मोर है, मोर जैसी नहीं है। अगर बोलते सी इज़ लाइक अ पीकॉक तो वो क्या हो जाता, सिमले। सी इज अ पीकॉक मतलब मेटाफोर, वह मोर है, हमने बोल दिया वह मोर है। दूसरा है माई टीचर इज अ ड्रैगन, ड्रैगन वो होता है जो आग फेंकता है, मतलब मेरी टीचर इतनी गुस्सा करती है जैसे आग फेंक रही है, तो हमने उस पर क्या यूज़ किया, माई टीचर इज अ ड्रैगन। तो हमने बोल दिया कि मेरा टीचर ड्रैगन है, ठीक है। तो वहाँ पे हमने कंपेयर कैसे किया कि उसको उसके स्थान पर रख दिया, उसका रूप दे दिया, किसका रूप दे दिया, ड्रैगन का। अपने टीचर को ड्रैगन का रूप दे दिया, तो वो कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार, ऐसे हम मेटाफोर बोलेंगे। तीसरा है ही इज एन आउल, मतलब वो क्या है, एक उल्लू है, वह एक उल्लू है। तो मैं बोल दिया उल्लू जैसे नहीं हो तुम, उल्लू उल्लू ही हो। तो यहाँ पे कौन सा यूज़ हुआ है, मेटाफोर यूज़ हुआ है। द क्लासरूम वाज अ जू, क्लासरूम एक चिड़ियाघर थी, मतलब क्लासरूम को हमने कौन सा रूप दे दिया, चिड़ियाघर का रूप दे दिया, तो वो वहाँ पे कौन सा यूज़ हुआ है, मेटाफोर हुआ है। आई थिंक आपको क्लियर हो चुका है। अब इसमें दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्सटेंडेड मेटाफोर और एक होता है आपका मिक्स्ड मेटाफोर। तो पहले समझते हैं एक्सटेंडेड मेटाफोर को। एन एक्सटेंडेड मेटाफोर इज अ मेटाफोर इन अ लिटरेरी वर्क such as a novel or poem that isn't just used in one line but is extended over multiple lines or throughout the work। कहने का मतलब ये है कि पोएम जो लिटरेरी वर्क होते हैं, जैसे कि पोएम, नॉवेल्स, इनमें क्या होता है कि जो मेटाफोर का हम यूज़ करते हैं, मतलब किसी चीज़ को और कोई रूप दे देते हैं, वो सिर्फ एक लाइन में नहीं है, मतलब पूरी इंटायर पोएम में है, बहुत सारी जगह पे है, तो उसे हम बोलते हैं एक्सटेंडेड मेटाफोर, मतलब फैला हुआ है। एक्सटेंड मीन्स क्या होता है, फैला हुआ, मतलब पूरी लाइन में आपको मेटाफोर दिखने को मिलेगा। बहुत ऐसा नहीं कि आपने एक लाइन में डाल दिया मेटाफोर तो वहाँ पे मेटाफोर वाली पोएम आ गई, नहीं, मतलब मोस्टली आपको मेटाफोर यूज़ वहाँ पे मिलेगा। जैसे एग्जांपल मैंने इसको लिखा है शायराना उसमें, ठीक है। तू धूप है तू है सुकून, तू धूप है तू है सुकून, तू नींद है तू है जुनून, तू इश्क है तू है नशा, तू वास्की है तू है मज़ा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक तू है, किसी चीज़ को हमने क्या किया है, उसको अलग रूप दिया है। जैसे तू धूप है, मतलब तू धूप है,
हमने क्या कर दिया, तू धूप है, तू है सुकून। यहाँ पे हमने क्या किया, दो मेटाफोर यूज़ की एक लाइन में, तू धूप है, तू है सुकून। दूसरे में तू नींद है, तू है जुनून, तू इश्क है, तू है नशा, तू आशिकी, तू है मज़ा। हमने ये 4 लाइन में 8 बार उसको और दूसरा रूप दिया है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्म हुआ, एक्सटेंडेड मेटाफोर हुआ। ऐसे इंग्लिश में भी आते हैं जब हम पूरे इंटायर पोइम में या फिर इंटायर स्टोरी में किसी चीज़ को दूसरा रूप देते हैं लगातार, तो उसे हम बोलते हैं एक्सटेंडेड मेटाफोर। अगला पढ़ते हैं मिक्स्ड मेटाफोर, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर इनकॉम्पिटेबल मेटाफोर्स। मतलब कि दो या दो से अधिक मेटाफोर्स को जोड़कर एक कॉम्बिनेशन बनता है, उसे हम बोलते हैं मिक्स्ड मेटाफोर। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि दोनों मेटाफोर अलग से बनाए जाएं, उसमें क्या होता है कि दूसरा मेटाफोर उसकी वैल्यू बता सकता है। ठीक है, एग्जांपल देखता हूँ यहाँ पे, जब वो दुखी होती है तो उसके अश्क मुझसे कहने लगते हैं। मतलब जब वो दुखी होती है तो उसके अश्क मतलब आंसू मुझसे कहने लगते हैं, बेवजह क्यों आंखों के समंदर में मोती बहने लगते हैं। ठीक है, जब वो दुखी होती है तो उसके अश्क मुझसे कहने लगते हैं, बेवजह क्यों आंखों के समंदर में मोती बहने लगते हैं। तो यहाँ पे जो आंखों के समंदर, देखो आंखों कोई समंदर नहीं होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, आंखों के जो अंदर की जगह होती है जहाँ पे आंसू भरे भरे होते हैं, उसको हमने समंदर का रूप दे दिया। तो यहाँ पे मेटाफोर यूज हो गया। उसके बाद मोती बहने लगते हैं, तो आंसुओं को हमने किसका रूप दिया है, मोती का रूप दिया है। ठीक है, तो मोती का हमने क्या किया, जो आंसू था उसका रूप चेंज कर दिया, मोती का रूप दे दिया। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, मेटाफोर हुआ। तो एक लाइन में हमने दो मेटाफोर यूज़ किए, उसको हमने क्या किया, एक सेंटेंस में मिक्स कर दिया। तो ये हो गया मिक्स्ड मेटाफोर। समझ में आ गया, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा है जिसे हम बोलते हैं सिनेक्डिकी। ठीक है, तो सिनेक्डिकी मतलब होता है उपलक्ष्य अलंकार। इसको समझते हैं, अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ पार्ट इज मेड टू रिप्रेजेंट द होल। मतलब एक फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है कि एक पार्ट से हम क्या करते हैं, एक पार्ट का यूज़ करके पूरी चीज़ को समझते हैं, या फिर पूरी चीज़ का यूज़ करके एक पार्ट को समझते हैं। ध्यान रखना, वाइस वर्सा लिखा हुआ है। मतलब कि एक पार्ट, कोई हमने एक पार्ट लिया, उससे क्या किया, पूरी चीज़ दर्शाई, या फिर पूरी चीज़ से हमने क्या किया, एक पार्ट दर्शाया। एग्जाम्पल समझ में आएगा, समझते हैं इससे। इंग्लैंड लॉस्ट बाई 6 विकेट, हम क्या बोलते हैं, इंडिया बॉन, इंडिया बॉन, इंडिया जीत गई। जैसे कहीं पे अगर हॉकी का मैच चल रहा तो हम बोलते हैं इंडिया बॉन, और जहाँ पे कहीं क्रिकेट का मैच चल रहा तो हम इससे क्या बोलते हैं, इंडिया बॉन या इंडिया लूज। इंडिया नहीं हारी है, इंडियन क्रिकेट टीम हारी है, लेकिन हम क्या करते हैं, इंडिया लूज। तो जो इंडिया है वो एक होल पार्ट है, पूरा एक देश है, उससे हमने क्या किया, इंडियन क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट किया है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। इंडिया से हमने क्या किया, इंडियन क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट किया है, इंडियन हॉकी टीम को रिप्रेजेंट किया है। वैसे बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया बॉन, या फिर इंग्लैंड बॉन बाई 6 विकेट। तो इंग्लैंड देश नहीं जीता है 6 विकेट से, कौन जीता है, या लॉस्ट बाई 6 विकेट, कौन हारा है, इंग्लैंड क्रिकेट टीम हारी है। ठीक है, तो इंग्लैंड क्रिकेट टीम एक पार्ट थी, उसको रिप्रेजेंट किससे किया, होल से, मतलब पूरे देश से किया। तो यहाँ पे कौन सा हो गया, सिनेक्डिकी अलंकार, जिसे हम बोलते हैं उपलक्ष्य अलंकार। दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम पार्ट से होल पे आते हैं। यहाँ पे होल से पार्ट में आए थे, अब पार्ट से होल पे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे द वर्ड ब्रेड कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट फूड, जो ब्रेड वर्ड होता है, ठीक है, उसको हम फूड के लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो ब्रेड वर्ड हम यूज़ करते हैं, कभी कभी क्या करते हैं, किसी पोएम या किसी स्टोरी में उसको फूड के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो ब्रेड क्या एक पार्ट है, किसका, फूड का, भोजन नहीं है ब्रेड, भोजन का एक पार्ट है। तो उसको हमने क्या किया, फूड के लिए रिप्रेजेंट किया। तो एक पार्ट से पूरी चीज़ दर्शानी चाहिए। तो यहाँ पे कौन कौन सा होगा, स्नैक्डिकी। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुका है। चौथे पे आते हैं पर्सनिफिकेशन। इंपॉर्टेंट है, आपको मोस्टली पूछा जाता है। इसे हम बोलते हैं मानवीकरण अलंकार। ठीक है, मानवीकरण से आपको समझ में आ रहा है कि मानव का रूप देना, मानव का रूप देना, मानव के जैसा दर्शाना। तो पर्सनिफिकेशन को देखते हैं। पर्सनिफिकेशन इज अ पोएटिक डिवाइस वेयर एनिमल्स, प्लांट्स और इवन इन इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स आर गिवन ह्यूमन क्वालिटीज़। मतलब कि एक ऐसी पोएटिक डिवाइस है जहाँ पे जानवर, पेड़ों को या फिर जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनको ह्यूमंस की क्वालिटीज़ दी जाती हैं। जो ह्यूमन की क्वालिटीज़ हैं वो उनको दर्शाई जाती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, लाइटनिंग डांसेस अक्रॉस द स्काई। मतलब जो बिजली है वो क्या करती है, आसमान के चारों पूरी हर तरफ
डांस करती है, नाचती है। अब देखो नाचता कौन है, बेसिकली ह्यूमन नाचते हैं, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, बिजली जो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको हमने क्या दिया, नाचने का रूप दिया कि वो नाच रही है, तो हमने उसे पर्सनिफिकेशन किया, उसे मानवीकरण किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मानव का रूप दिया जा रहा है, तो उससे वो कौन सा होगा, पर्सनिफिकेशन होगा। दूसरा है रीता हर्ड द लास्ट पीस ऑफ पाई कॉलिंग हर नेम, मतलब जो रीता थी वो एक पाई खा रही थी, उसने क्या सुना कि जो पाई है वो उसका नाम पुकार रही है, जो लास्ट पीस है पाई का, वो क्या कर रही है, रीता का नाम पुकार रही है। अब देखो पाई खाने वाली बोल तो सकती नहीं है, बोलता कौन है, कॉलिंग, नाम कौन पुकारता है, इंसान पुकारता है। लेकिन हमने क्या किया कि जो पाई थी उसको एक साउंड मतलब क्वालिटी दे दी इंसान की कि वो क्या कर रही है, उसे पुकार रही है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि माई डॉग सिंग्स, मेरा कुत्ता गाना गाता है। देखो गाना कौन गाता है, इंसान गाता है, लेकिन हमने क्या किया, कुत्ते को गाना गाते हुए पर्सनिफिकेशन कर दिया, मानवीकरण कर दिया। ऐसे बहुत सारे यूज़ होते हैं इसके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया ये। पाँचवें पढ़ते हैं, पाँचवा है मेटोनमी, ठीक है। इसका मतलब होता है लक्षणालंकार। लक्षण से आप समझ रहे हो कि कुछ ना कुछ तो इसके लक्षण खराब होने वाले हैं। द एक्ट ऑफ रेफरिंग टू समथिंग बाय द नेम ऑफ समथिंग एल्स, दिस इज क्लोजली कनेक्टेड विद इट। कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी चीज़ के मतलब कोई शब्द से किसी और चीज़ को दर्शाते हैं या समझते हैं, उसे हम बोलते हैं मेटोनमी, मतलब लक्षण। ऐसा एक वर्ड जिसके लक्षण किसी और से मिलते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा शब्द जिसके लक्षण किसी और से मिलते हैं या फिर उस शब्द का किसी और शब्द को दर्शाने के लिए यूज़ किया जाता है, उससे हम बोलते हैं मेटोनमी। जैसे द एक्ट ऑफ रिफ्रेशिंग हमने पढ़ लिया। इन सिंपल वर्ड का यूज़ करें, अ वर्ड इज रिप्लेस्ड बाय समथिंग वेरी क्लोज टू द ओरिजिनल मीनिंग, मतलब एक शब्द जिसका ओरिजिनल मीनिंग कुछ और होता है, ठीक है, उसको हमने क्या किया, किसी और शब्द से रिप्लेस कर दिया, किसी और शब्द से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। जैसे मैं बोलना चाहूँ कि जो दीवार होती है वो कठोर है, तो कठोर को हम यूज़ क्या करते हैं, हार्ड। हम क्या यूज़ करते हैं, हार्ड। तो मैं जैसे बोलता हूँ द बॉल इज़ हार्ड, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया किसका, टफ का। टफ क्या है, टफ को हार्ड की जगह यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक सैरोनियम्स है, लेकिन टफ और हार्ड में दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हार्ड दिया, टफ का यूज़ कर दिया। तो जो टफ है वो हार्ड की प्लेस पर रखा गया है, लेकिन उसका ओरिजिनल मीनिंग क्या है, हार्ड है, हमने यूज़ किसको कर दिया, टफ का। तो यहाँ पे क्या होगा, मेटोनमी। अब इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे यहाँ पे दिया गया, आई रिमेन लॉयल टू द क्राउन, आई रिमेन रॉयल टू द क्राउन। क्राउन मीन्स होता है मुकुट, किसका, राजा का। अब देखो लॉयल मुकुट के लिए तो रह नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्राउन का किससे मतलब है, राजा से मतलब है। जो क्राउन है उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, किसी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, राजा का। यहाँ पे ओरिजिनल मीनिंग क्या होना चाहिए था, किंग होना चाहिए था, लेकिन हमने यहाँ पे क्या रखा है, क्राउन। तो ये कौन सा हो गया, मेटोनमी। आई थिंक आपको समझ में आ गया। यूनिट 7 पे आते हैं, तो उसका पहला है आयरनी, ठीक है। आयरनी इज अ फॉर्म ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द पर्सन डिलीवरिंग द आयरनिक स्टेटमेंट सेज समथिंग विच इज़ कम्प्लीटली अपोजिट टू वाट दे मीन। मतलब कि आयरनी एक ऐसा होता है कि इसमें एक स्टेटमेंट दिया जाता है किसी इंसान द्वारा, वो जो स्टेटमेंट कहता है वो जो उसका मीनिंग है उसके बिल्कुल अपोजिट होता है। जैसे मान लो आपने कोई बात कही, जैसे मैंने बोला आपसे कि अरे तुम तो अम्बानी जैसे हो, ठीक है। तो जो ये सेंटेंस है मतलब वो क्या कर रहा है कि दूसरी जो इसका रियल मीनिंग है उसके अपोजिट मीनिंग दे रहा है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, दिस इज माय ब्रिलियंट सन हु फेल्ड आउट ऑफ कॉलेज, मतलब ये मेरा इतना होनहार बच्चा है जो कि कॉलेज में फेल हो गया। मतलब होनहार बच्चा है कॉलेज में फेल हो गया, तो इस वर्ड का हमने यूज़ क्यों किया, होनहार बच्चा बोल रहे हो कॉलेज में फेल हो गया, तो मतलब उसका जो स्टेटमेंट है वो कुछ अलग ही मीनिंग दे रहा है, ठीक है। मतलब वो बच्चा होनहार नहीं है, कह रहे मतलब जो फेल हो गया तो मतलब क्या है, वो बच्चा होनहार नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मेरा बच्चा होनहार है लेकिन वो कॉलेज में फेल हो गया। तो आपने देखा कि कैसे स्टेटमेंट दर्शा रहा है कि बच्चा होनहार है, लेकिन जो उसका मीनिंग है वो क्या दर्शा रहा है कि बच्चा होनहार नहीं है, मतलब पढ़ने में कमज़ोर है या ब्रिलियंट नहीं है। तो यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देखते हैं, सी इज़ अ ग्रेट सिंगर हु सिंग्स लाइक अ क्रो, मतलब वो बहुत बड़ी गायिका है जो कि एक कौवे की तरह गाती है। तो आपको पता है कौवे की तरह गाने वाला कैसा होता है, अच्छा गायक नहीं होता है। स्टेटमेंट बोल रहा है कि वो अच्छी गायक है, लेकिन जब उसका मीनिंग समझा तो वो अच्छी गायक नहीं है। तो उसका क्या कर रही है, अपोजिट बता रही है, जो उसका मीनिंग है उसके अपोजिट, कंप्लीटली अपोजिट दिया जा रहा है, तो उसे हम बोलते हैं आयरनी। आई थिंक आपको समझ में आ गया, ठीक है। अगला पढ़ते हैं पैराडॉक्स। इसका मतलब होता है विरोधाभास। विरोध मतलब क्या करता है, विरोध करता है। विरोध से आप समझ गए होंगे, विरोधाभास अलंकार। अ पैराडॉक्स इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच a statement appears to contradict itself but has true meaning when examined closely। मतलब क्या है कि विरोधाभास में क्या होता है कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच इन विच स्टेटमेंट appears to contradict, मतलब स्टेटमेंट होता है वो खुद का ही विरोध करता है।
जो स्टेटमेंट है वो क्या कर रहा है, खुद का विरोध करता है, लेकिन अगर इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए तो वो एक ट्रू, एक सच मीनिंग प्रोवाइड करता है। समझ में आ गया? मतलब जो स्टेटमेंट है अगर आप उसे पढ़ोगे तो वो ऐसा लगेगा कि वो खुद का विरोध कर रहा है, जो स्टेटमेंट में बोला जा रहा है वो उसका क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, विरोध कर रहा है। लेकिन उसको डीपली समझोगे तो आपको एक उसमें से सत्य, एक सच समझ में आएगा कि इसमें जो मीनिंग है वो कैसी है, सही है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, सेव मनी बाई स्पेंडिंग इट, मतलब कि पैसे को बचाओ उसको खर्च करके। अब यहाँ पे देखो क्या है, पैसे को बचाओ की बात कर रहा है, उसको खर्च करने की बात कर रहा है। जब खर्च करेंगे तो पैसा बचेगा कैसे? तो उसमें क्या कर रहा है कि अपना खुद का ही विरोध कर रहा है। लेकिन अगर इसको समझा जाए दूसरे सेंस से तो सेव मनी मतलब पैसा बचाओ, बाई स्पेंडेड इट, अगर आप पैसा रखे रहोगे अपनी पॉकेट में तो वो सर्कुलेट नहीं हो पाएगा, मार्केट में जा नहीं पाएगा, तो इससे क्या है, पैसे का नुकसान है, वो पैसा कैसा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे सेंस किससे है, पैसे को बचाने से, मतलब उसको सर्कुलेट करो। कैसे करोगे सर्कुलेट? उसको स्पेंड करके, उसको बचा के मत रखो। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है। दूसरा है, दिस इज द बिगनिंग ऑफ द एंड, दिस इज द बिगनिंग ऑफ द एंड, मतलब ये शुरुआत है किसकी, एंड की। अब देखो यहाँ पे क्या है, शुरुआत है और एंड भी है। अब एंड होने वाला शुरुआत कैसे हो सकता है? समझ में आ रहा है? एंड होने वाला है वो शुरुआत कैसे हो सकता है? मतलब कहने का क्या है यहाँ पे कि जो एंड पार्ट है उसकी शुरुआत है। जब हमने पार्ट क्या किया, तीन भागों में बांट दिया, स्टार्टिंग पार्ट, मिडल पार्ट और एंड पार्ट। अब जो एंड पार्ट है उसकी शुरुआत है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि कैसे एक अपने स्टेटमेंट का विरोध होता है, लेकिन इसको अगर अच्छे से समझा जाए तो एक एक ट्रू मीनिंग वो क्या करता है, दर्शाता है। तो ये होता है पैराडॉक्स। अगला देखते हैं, इसका नाम है एंटीथेसिस। ठीक है, एंटीथेसिस क्या होता है इसको समझते हैं। द पुटिंग टुगेदर ऑफ टू अपोजिट आइडियाज कॉल्ड एंटीथेसिंग, जब हम किन्हीं दो अपोजिट आइडियाज को एक साथ रखते हैं तो उसे हम बोलते हैं एंटीथेसिस। ऊपर वाले में क्या था कि जो स्टेटमेंट था वो खुद का विरोध कर रहा था, नीचे वाले में क्या है कि जो हम दो अपोजिट आइडियाज़ को एक साथ रखते हैं। एग्जांपल देखते हैं, वर्निंग अ फायर टू स्टे कूल। देखो अब अगर आप फायर की बात करें तो फायर क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या, कौन सा आइडिया रखा है कि फायर से कूल, मतलब फायर का अपोजिट यूज़ किया है यहाँ पे, वर्निंग अ फायर टू स्टे कूल। मतलब अगर आप फायर, आग जलाओगे तो बर्निंग ऑफ फायर, आग जलाकर क्या करना है, आपको ठंडा रहना है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एक अलग सेंस दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है, आग जलाने से क्या होगा, गर्मी आएगी, लेकिन यहाँ पे अपोजिट मीनिंग दे रहा है। तो दो जो वर्ड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अपोजिट आइडियाज क्रिएट कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, इसे हम बोलते हैं एंटीथेसिस। दूसरा है, स्पीच इज सिल्वर वट साइलेंस इज गोल्डन। तो सिल्वर का यहाँ पे अपोजिट क्या है, गोल्डन। स्पीच का अपोजिट क्या है, साइलेंस, मतलब बोलना और शांत रहना। तो बोल रहा है कि स्पीच इज सिल्वर, अगर बोलना चांदी है तो शांत रहना क्या है, सोना है। तो स्पीच का यहाँ पे दो वर्ड यहाँ पे यूज हुए, अपोजिट वर्ड आइडियाज यूज हुए, स्पीच और साइलेंस। तो ये कौन सा हो गया, एंटीथेसिस। यूनिट 8 पे आते हैं, इसका पहला है अलगरी। इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अच्छे से समझना इसको। अलगरी बहुत बड़ा कंसेप्ट है, अगर इसकी बात करें तो इस पर एक नॉवेल लिखी जा सकती है, इस पर एक पूरी कहानी लिखी जा सकती है, इतना बड़ा कंसेप्ट है। ठीक है, अलगरी को समझते हैं। अलगरी क्या है, इट इज़ अ स्टोरी और पिक्चर विद अ हिडन मीनिंग, मतलब एक स्टोरी, एक कहानी या कोई पिक्चर जिसमें कोई हिडन मीनिंग छुपा हुआ है, जिसमें आपको समझना पड़ेगा कि इसका मीनिंग क्या है, तो उसे हम बोलते हैं अलगरी। इसका और अच्छे से समझते हैं। एन अलगरी इज़ अ फॉर्म ऑफ राइटिंग, एक राइटिंग का फॉर्म है, यूजली अ स्टोरी और अ डिस्क्रिप्शन, या तो एक स्टोरी लिखने में या डिस्क्रिप्शन लिखने में इसका हम यूज़ करते हैं। इन विच द पर्सन, उसमें जो भी पर्सनस है, द प्लेसेस जो भी स्थान है, द ऑब्जेक्ट जो भी चीज़ें, एंड द इवेंट जो भी घटनाएं हैं, हैव मीनिंग्स एंड इम्प्लीकेशंस बियॉन्ड द लिटरल मीनिंग, मतलब कि जो उनका लिटरल मीनिंग है उसके परे, उससे दूर, मतलब बियॉन्ड द लिटरल मीनिंग वो क्या करते हैं, एक मीनिंग क्रिएट करते हैं। अब इसमें एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कि एक स्टोरी है, स्टोरी में क्या है, कोई आदमी है। ठीक है, अब आदमी ऐसी चीज, उसमें जो कैरेक्टर हैं वो इस टाइप के हैं कि जो इमेजिनेशन है, ठीक है, वो कैरेक्टर किस टाइप के हैं, इमेजिनेशन से, और वो क्या कर रहे हैं, कोई स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं, एक मोरल स्टोरी बताना चाह रहे हैं, तो हम बोलेंगे उसे अलगरी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, एक नॉवेल है जिसके राइटर है जॉन बनियान। ठीक है, अब ये नॉवेल में क्या होता है कि एक क्रिश्चियन नाम का आदमी होता है, वो क्या करता है कि एक ऐसी जगह जो बहुत ही बुरी होती है, एक ऐसी जगह जो बहुत बुरी होती है, उससे स्वर्ग की तरफ जाना चाहता है, एक अच्छी जगह जाना चाहता है। ठीक है, एक ऐसी जगह जो नष्ट होती है, बुरी होती है, उससे क्या करता है, वो अच्छी जगह पे जाना चाहता है। तो जब वो रास्ते में जाता है तो उसे बहुत सारे कैरेक्टर मिलते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं, जो उनका नाम होता है, किसी का नाम आशा होता है, किसी का नाम अच्छाई होता है, किसी का नाम बुराई होता है, किसी का नाम
मतलब ऐसे नाम होते हैं जो उसे कुछ सीख देते हैं, ठीक है। तो तब वो समझता है कि स्वर्ग तक जाने का रास्ता इतना आसान नहीं है। बहुत सारी चीज़ें उसको बीच में डिस्टरबेंस करती हैं, जैसे कि लालच हो गया, या फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं उसमें, तो वो क्या करते हैं, उसको रोकते हैं स्वर्ग तक जाने में, कुछ उसकी हेल्प भी करते हैं, तब उसको समझ आता है कि स्वर्ग तक जाना इतना आसान नहीं है। सॉरी, कॉल आ गई थी। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो अलगरी आपको समझ में आ गया। तो उसमें हमने क्या किया कि कुछ चीज़ों से कोई एक मीनिंग दर्शाया, हिडन मीनिंग। जैसे मान लो कि वो जा रहा था स्वर्ग के बीच में, तो हमने ऐसी चीज़ें ली जिसका लिटरल मीनिंग नहीं था, ठीक है, मतलब उनका कोई अलग मीनिंग था, उनको हमने किसी और जगह पे यूज़ किया और उससे क्या कर रहे हैं, एक हिडन मीनिंग क्रिएट कर रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल होता है अलगरी का। अगला इसका देखते हैं, इसका अगला टाइप है सिंबल, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है अलगरी और सिंबल्स में। अलगरी में हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं और इसमें भी क्या करते हैं, सिंबल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अलगरी में एक क्या होता है कि हम एक मीनिंग को क्रिएट करते हैं, एक हिडन मीनिंग को समझते हैं पिक्चर के द्वारा, स्टोरी के द्वारा, उसमें जो कैरेक्टर्स हैं उनके द्वारा, जो उसमें प्लेसेस है उनके द्वारा, या जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके द्वारा हम क्या करते हैं कि स्टोरी को समझना पड़ता है, तो उसे हम बोलते हैं अलगरी। और यहाँ पे क्या है सिंबल में, अ सिंबल इज ऑफन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया कन्वेड थ्रू एन ऑब्जेक्ट। मतलब एक ऑब्जेक्ट के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया कन्वेट कर रहे हैं। मतलब कि एक सिंबल का यूज़ करके कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उससे हम एब्स्ट्रैक्ट आइडिया कन्वर्ट कर रहे हैं। एग्जांपल जैसे मान लो कि एक बोर्ड लगा है, उस पर रेड कलर का कुछ फेस बना हुआ है, रेड कलर के, उसमें तो हम समझ जाते हैं कि डेंजर का निशान है, तो हमको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे खतरा है। तो हमने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट से, जो बोर्ड है उससे हमने क्या किया, एक अपने दिमाग में एब्स्ट्रैक्ट आइडिया लाया कि यहाँ पे डेंजर है। जैसे मान लो कहीं पे क्रॉस लगा हुआ है जो हॉस्पिटल वाला होता है, तो हम समझ जाते हैं किसी गाड़ी पर, तो समझ जाते हैं कि ये एम्बुलेंस है। तो उस सिंबल ने हमें क्या किया, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया दिया किसका, कि ये एक एम्बुलेंस है, ठीक है। वैसे सिंबल्स का हम यूज़ करते हैं लेटर्स में भी, मतलब कि जो वर्ड होते हैं उसको हम छोटा सा बना लेते हैं जिससे कि पता चल जाए कि इसका एब्स्ट्रैक्ट आइडिया क्या हो सकता है, ठीक है। मतलब बहुत बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट्स होते हैं, उनको हम छोटा सा एक सिंबल बना लेते हैं, एक मतलब छोटा सा एक निशान बनाते हैं, साइन बनाते हैं, जिससे पता चल जाता है कि उस वाक्य का, इस निशान से हम समझ जाते हैं कि वो वाक्य क्या है। नहीं समझ में आया, अच्छे समझते हैं। मान लो कोई एक स्टेटमेंट है, जैसे मान लो कि आयरन है, जैसे केमिस्ट्री की हमने देखा है, आयरन होता है, पोटेशियम होता है, ठीक है। तो और सोडियम होता है, या फिर ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो इनको हम क्या करते हैं, सिंबल्स देते हैं। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, एक बड़ा वर्ड है, इसको हमने क्या किया, सिंबल दे दिया। सिंबल क्या दिया, CO2 दे दिया, ठीक है। तो CO2 क्या है, एक सिंबल है। अगर हम CO2 कहीं भी लिखते हैं तो हमारे माइंड में आ जाता है, इससे मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड से मतलब है, ठीक है। जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, उसको हमने सिंबल दे दिया, साइन क्या दिया, USA। तो उससे हम क्या समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। तो ये होता है सिंबल्स। इससे हम पिक्चर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, किसी वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, किसी चीज़ को समझने के लिए, ठीक है। तो उसे सिंबल बोलते हैं। लास्ट इसमें जो पार्ट है वो है इमेजरी, ठीक है। इमेजरी, इमेजनरी से आपको समझ में आ रहा होगा। इमेजनरी और इमेजरी में थोड़ा सा डिफरेंस है। कभी भी लगता है कि हमने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, इमेजनरी होना चाहिए था, हमने इमेजरी कर दिया, ठीक है। बट ये इमेजरी है, इमेजनरी नहीं है। कंसेप्ट इमेजनरी वाला है लेकिन इमेजरी है। इसको समझते हैं। द यूज़ ऑफ इमेजेस और फिगर्स ऑफ स्पीच इन राइटिंग टू प्रेजेंट मेंटल पिक्चर्स। मतलब कि इमेजेस और फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज़ किया जाता है यहाँ पे एक इन राइटिंग, राइटिंग में, जिससे कि आपको मेंटल पिक्चर क्रिएट हो। एग्जाम्पल जैसे मान लो कि मैं आपको कोई कहानी सुना रहा हूँ, जब कहानी आप सुनते हो तो आपके माइंड में वो पिक्चर बनती रहती है। जैसे मैंने स्टार्ट किया कि मैं एक जंगल में गया, जंगल में जाने के बाद एक अंधेरा था, अंधेरे में क्या था कि मुझे सामने से शेर दिखा, शेर की आंखें चमक रही थी, शेर बहुत घूर के देख रहा था, मैं शेर के पास जा रहा था, मुझे शेर नहीं दिखाई पड़ रहा था, शेर ने दहाड़ा, मैं वहाँ से भागा, सामने एक लाइट जल रही थी, लाइट के पास तालाब था, तालाब में एक इंसान बैठा हुआ था। मतलब जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आपके माइंड में क्या हो रहा है, पिक्चर्स क्रिएट हो रही हैं। इंसान बहुत ही स्वादिष्ट खाना पका रहा था, खाना इतना स्वादिष्ट था कि उसकी खुशबू मेरे अ, खुशबू को मैंने महसूस किया, ठीक है। महसूस करने के बाद मैं उस इंसान के पास गया, फिर उसने मुझे खाना खिलाया, खाना सच में बहुत टेस्टी था। मतलब मैंने क्या किया कि आपको एक स्टोरी सुनाई, जैसे जैसे आपने स्टोरी सुनी तो आपके दिमाग में एक
इमेज क्रिएट हुई, एक मेंटल पिक्चर क्रिएट हुई है, इसे बोलते हैं इमेजरी। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? इमेजरी। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेंस एक्सपीरियंस थ्रू लैंग्वेज विच ब्रिंग्स पिक्चर्स टू द माइंड। मतलब कि सेंस का रिप्रेजेंटेशन किसके? एक्सपीरियंस थ्रू लैंग्वेज, लैंग्वेज के द्वारा विच ब्रिंग्स पिक्चर टू द माइंड, वो क्या करता है? माइंड में पिक्चर लाता है। आई थिंक आपको इमेजरी समझ में आ गया। ठीक है, जैसे मान लो कि इसमें बहुत सारे टाइप होते हैं, टच का टाइप होता है और इसमें स्मेल का टाइप होता है। मैंने बोला कि खाना बहुत स्वादिष्ट था, तो आपको कहीं ना कहीं खाने की स्वादिष्टपन का एक स्मेल आया होगा। जैसे मैं बोलूँ कि मैंने कुछ सुना, मैंने कुछ कोई आवाज़ सुनी, तो आपको एक सुनने की थोड़ा सा उसमें मतलब दिमाग में गया होगा कि क्या सुना होगा। तो एक इमेज क्रिएट होती है, मेंटल पिक्चर क्रिएट होती है, इसे हम बोलते हैं इमेजरी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। थैंक यू।